नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग SD यादव बुक सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 63 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज 64 से आगे के क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद है आप अच्छे से मैथ को समझ पा रहे होंगे और घर में बैठकर आराम से मैथ को एंजॉय करते सीखते चले जा रहे होंगे। ये जो मैथ श्रृंखला चल रही है, ये किसी पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं बनाई गई है, बल्कि आपको मैथ सिखाने के उद्देश्य से बनाई गई है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको मैथ बेसिक से समझ में आ जाए, उसके लिए ये चल रही है। तो ये आप पर्सनली मत समझिए कि ये बैंक के लिए है या रेलवे के लिए है, SSC के लिए है। ये सभी उन एग्ज़ाम के लिए है जो वनडे एग्ज़ाम है, क्योंकि बुक अगर आपने ध्यान दिया हो तो बुक के ऊपर सभी कंपटीशन के नाम लिखे हुए हैं और अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, लेकिन अधिकतर वो SSC के हैं, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि SSC हर साल लगभग पेपर करा ही लेती है और उसके कई स्टेज वाले पेपर होते हैं, जैसे CHSL ना, MTS, CGL, CPSI। तो हर प्रकार के क्वेश्चन इसमें दिए हैं, मेंस के, प्री के, तो इसलिए उसके क्वेश्चन ज़्यादा हैं। बाकी ये बुक सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे अब रेलवे आने को है तो अलग हम उसका वीडियो बनाए, इससे अच्छा है। देखो होता क्या है कि बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा तब भी मैथ पढ़ने आ रहा, UPP की तैयारी कर रहा फिर भी मैथ पढ़ने आ रहा, और टीचर उसी में घुमाया करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि आप किसी भी सब्जेक्ट को जो परिवर्तनशील नहीं है, जैसे करंट है वो तो बदल जाएगा, कल आज करंट है कल पास्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, चीज़ें आपको फिर नई तैयार करना पड़ेगा, तो वो बदलने वाली चीज़ें हैं। लेकिन ये वो चीज़ें हैं, मैथ, रीजनिंग, साइंस या कोई भी इधर का पोर्शन, ये कभी बदलने वाला ही नहीं है। एक बार सीख लिए भाई, दो गुणे दो आज भी 4 है और 2 गुणे 2 कल भी 4 होगा। करंट बदल जाता है, ये कभी नहीं बदलने वाला है। तो हमें इन चीज़ों को हमेशा के लिए इस प्रकार तैयार कर लेना चाहिए कि दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। भाई किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर हो, आपको मैथ तो वही आनी है ना, तो एक बार इस प्रकार तैयार कर लीजिए कि दोबारा मैथ को ना पढ़ना पड़े। रिवीजन करें, हम प्रैक्टिस करें, पर उसके लिए फिर से पता चला UPP बैच चल रहा तो UPP की मैथ पढ़ने जा रहे हैं, रेलवे बैच चल रहा रेलवे के पढ़ने जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप फिर खिलवाड़ कर रहे हैं, आपने अच्छे से एक बार पढ़ा नहीं, वरना केवल आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते और बढ़िया आपकी तैयारी अच्छी हो जाती। तो हमारा कहना यही है, आप जो भी सब्जेक्ट तैयार करिए उसको एक अच्छे लेवल से तैयार करा लीजिए। उसके बाद जिस एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की इस समय आप तैयारी कर रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लीजिए और प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, बढ़िया आराम से सॉल्व करिए, चीज़ें आपकी पहले ही सब क्लियर हैं। तो उसके लिए लगना पड़ेगा, ये 1-2 दिन की लड़ाई नहीं है। कंपटीशन मतलब कम से कम आपको 1 साल लगना पड़ेगा, तब जाके अच्छे से चीज़ें कवर होंगी। तो कंपटीशन है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, आपको मालूम ही है। एक फॉर्म पे हज़ारों, एक वैकेंसी पे हज़ारों कंपटीशन के बच्चे, तो तुमको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना। तो 1 साल टारगेट बनाकर चलिए। हम धीरे धीरे वीडियो को और जल्दी प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है और भी चीज़ें हैं, जॉब देखना रहता है तो घर का भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, तो इस वजह से उतना नहीं हो पा रहा। पर जैसे जैसे हम लोग कर पा रहे हैं वैसे और अधिक करने का प्रयास करेंगे। आप टेंशन ना लीजिए, बस आप लगे रहिए, विश्वास रखिए, जुड़े रहिए और चीज़ों को बेहतर ढंग से सीखते चलिए। जैसे पहला कंपाउंड इंटरेस्ट भेजा गया था पहले मेथड से, तो आप सभी लोगों ने बहुत उसे देखा, सब कुछ किया। दूसरी बार भेजा, जबकि दूसरा मेथड वो और भी आसान है, वो आपने कम देखा। अभी एक तीसरा मेथड आना है, वो सबसे जान है पूरे चक्रवृद्धि ब्याज का, तो इन पर आप जोर लगा दीजिए। आपको प्रैक्टिस करना है, जाड़ा बहुत है, उसको देखकर यदि आप बैठ जाएंगे तो आपका जो कंपटीटर है वो आपसे आगे फिर निकल जाएगा ना, क्योंकि उसको भी तो जाड़ा लग रहा, फिर भी वो तैयारी कर रहा। तो हमें इन सब चीज़ों को किनारे रख के अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा और अच्छे से चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे मैथ फिर नहीं आएगी। तो इन वीडियो का मेन उद्देश्य यही है कि आपकी मैथ अच्छी हो जाए। यदि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, वहाँ पर और सुधार किया जाएगा। होता क्या है कि आप सामने तो है नहीं, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये चीज़ें आप जानते हैं, तो वो हम नहीं बताते हैं। यदि आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप मैसेज करिए, हम उनको और अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। देखिए जो कंटेंट है वो 1 नंबर का है, बस
दिक्कत क्या है कि अन्य लोग जो हमारे कंपटीटर हैं जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं वो लोग स्मार्ट बोर्ड वगैरह हर एक फैसिलिटी के साथ हैं और हमारे पास इस प्रकार का टेम्परेरी सब सिस्टम, तो इस वजह से आप कम जुड़ना पसंद कर रहे हैं। जबकि आपको देखना ये चाहिए, आप कंपटीशन के छात्र हैं, आपको कंटेंट देखना चाहिए ना कि कहाँ से अच्छे से हमको समझ में आ रहा है, ना कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। वो तो धीरे धीरे मजबूत हो ही जाएगा, पर जो चीज़ें हम 6 साल पहले डाल दिए हैं वही टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चा इंटरेस्ट से पढ़ रहा है। आप पुराने वीडियो हमारे देखिए 2000 लगभग 18 के हैं, उनको आप देखिए और कंपेयर करिए आप जो इस समय जिनसे आप पढ़ रहे हैं। तो 8 साल पहले हम उस प्रकार की चीज़ें, 6 साल पहले हम उस प्रकार की चीज़ें पढ़ा चुके हैं जिसके लिए आप परेशान हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं सकते, बस थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है तो आप उन पर थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। चीज़ें जैसे आगे बढ़ेंगी हम भी अच्छे से कर लेंगे। बाकी आप हमारा कहना यही है कि आप अच्छे से चीज़ें सीखिए। अभी तो मैथ चल रही है, पैरेलल में अब रीजनिंग भी शुरू कर देंगे, आप अच्छे से बढ़िया सीखते चले जाइए, मनोरंजन करते पढ़ते चले जाइए। तो आइए देखते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न लिखा गया है, यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 आता है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है। तो बड़ी संख्या आपको निकालना है। तो देखो, ऐसे प्रश्न को करने के लिए आप सबसे पहले संख्याएं मान लीजिए। a और b दो संख्याएं हैं, हम ये मान कर चल रहे हैं कि a जो संख्या है वो बड़ी संख्या है b से, तो a ये बड़ी संख्या है और b छोटी संख्या है, ये हम मान कर चल रहे हैं। तो हमसे कहा गया है कि बड़ी संख्या के 3 गुने को, तो बड़ी संख्या हमने a माना है तो उसका 3 गुना बोले हैं तो 3 गुना कर लीजिए। बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग देने पर, तो छोटी संख्या b है, आप उससे भाग कर लीजिए। और तब दिया है कि भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 आता है, तो भागफल 6 हो गया और यहाँ पर शेषफल भी 6 हो गया। तो ये एक कंडीशन दी है। फिर एक कंडीशन और ये बोले हैं, यदि छोटी संख्या के 5 गुने को, तो छोटी संख्या b थी, उसके 5 गुने को, तो एक 5 गुना करा दिए। 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग देने पर, तो बड़ी संख्या यानी a से भाग देने पर, इस कंडीशन में कह रहे हैं भागफल 2 आता है और शेषफल 3 आता है। तो ये देखो दो कंडीशन बना दी। अब ये बात हम आपको पिछली क्लास में समझा चुके हैं और अगर आप सारे वीडियो देख कर आए हैं तो आपको बेहतरीन ढंग से मालूम है कि अगर हम ये 3a का मान निकालें, 3a की वैल्यू निकालें, तो हमें मालूम है इन दोनों का गुणा प्लस ये करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये होता है भाज्य, और भाज्य को अगर निकालना है तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है। लेकिन हम चाहते हैं फार्मूला को फार्मूला की तरह मत रटो, आप ऐसे ध्यान रखो कि अगर ये संख्या हमको चाहिए तो इन दोनों का गुणा प्लस ये करना होगा। तो इनका गुणा कराओगे तो 6b प्लस 6। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए और 3 से डिवाइड करा दीजिए, तो a बराबर ये 3 बटे में आ जाएगा और यहाँ पर 3 कॉमन लिया जा सकता है। 3 क्या 6 ही आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक, 6 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन 3 ले लीजिए जिससे ये कट जाए, बाकी आप छोड़ दीजिए। तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2b प्लस 2 इस प्रकार बनेगा। अब 3 खत्म करा दीजिए, तो a बराबर 2b प्लस 2 ऐसे ही लिखा रहने दो, आगे देख लिया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसी प्रकार अगर हमें 5b का मान चाहिए तो इन दोनों का गुणा प्लस ये, तो 2 को a से मल्टीप्लाई करा दीजिए प्लस 3। तो देखो यहाँ से अगर हम लोग ध्यान दें तो b या तो b का मान निकाल कर यहाँ पुट करें और या तो a का मान लाकर यहाँ पुट कर दे, तो a का मान लाकर यहाँ पुट करा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। देखो a का मान जब यहाँ रखेंगे तो a का मान कितना है 2b प्लस 2, तो a की जगह रख दीजिए 2b प्लस 2 प्लस 3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 4b और 2 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 4 प्लस 3। अब ये देखो 4b इनको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब ये 5b बराबर ये दिया हुआ है, अब इस 4b को लाओ 5b से घटा लो, क्योंकि बराबर के दूसरे साइड में लाओगे साइन चेंज होगा, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 5b से 4b माइनस हो जाएगा, तो एक भी बच जाएगा और बराबर में 7 दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में b का मान 7 आ गया, लेकिन हमसे पूछा गया है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए और ये तो छोटी संख्या आ गया, तो कुछ नहीं करना है, इसको आप यहाँ पर पुट करा दीजिए, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 2 जोड़ोगे 16, वही आपका आंसर है। ठीक, यही हमसे पूछा गया, तो करके देख लो या सीधे ऐसे समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 का मान यहाँ रखोगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 2 प्लस में है 16, वही आपका आंसर, पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप चीज़ों को बड़े आराम से समझ सकते हैं
यदि कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो जाती है तो आप वीडियो को बैक कर लीजिए और चीज़ों को आसानी से समझ लीजिए। आइए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न लिखा गया है, 2 अंकों वाली किसी संख्या को पुनरावृत्ति करने से बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य होगी। मतलब आपको बता देना है, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी वाले भी लगभग पूछ लेते हैं, तो उन क्वेश्चन की भी हम बातचीत करेंगे। आओ इसको देखते हैं, थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें आप जान लीजिए, यहाँ पर हम समझा देते हैं। इस प्रश्न के कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई 2 अंक की संख्या है ना, कोई भी आप संख्या ले लीजिए, जैसे 23 ले लिया, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम इसे 2 बार रिपीट कर दें, 23 23 लिख दें, तो ये किससे कटेगी। ठीक है, तो इस प्रकार की कई चीज़ें हैं। जैसे मान लो कि इस प्रकार की कोई संख्या दे दिया, मतलब 1 अंक वाली संख्या 6 बार रिपीट कर दिया, या 2 अंक की संख्या 3 बार रिपीट कर दिया ना, तो ये सब हम लोग विभाज्यता के नियम में पढ़ते हैं। लेकिन अब ये आ गया क्वेश्चन पहले ही, तो आप इसको समझ लीजिए यहाँ पर। तो हम ये सब बता देते हैं, 3 बार रिपीट हो तब, 2 बार रिपीट हो तब ना, तो सब देख लीजिए। देखो अगर ये संख्या 1 अंक वाली संख्या 6 बार रिपीट हो रही है, तो ये 100% 7 से भी विभाजित होगी, 11 से भी विभाजित होगी और 13 से भी विभाजित होगी। ठीक, 1 अंक वाली संख्या, यहाँ पर आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 1 1 1 लिख दीजिए 6 बार, 2 2 2 लिख दीजिए, 3 3 3, 9 9 9, जो मर्जी वो लिख दीजिए, वो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। लेकिन अगर 2 अंक की संख्या है और 3 बार रिपीट हुई है, मतलब 3 बार लिखी गई, तो ध्यान ये रखना है कि ये 7 से भी विभाजित होगी और 13 से तो विभाजित होगी, पर 11 से विभाजित नहीं होगी। 11 से ये विभाजित हो भी सकती है और नहीं भी, इसलिए उसको मत ध्यान रखिएगा 11 से। और ये जो संख्या है, इस प्रकार की संख्या, मतलब 2 अंक की संख्या जो 2 बार रिपीट की जाती है, ये सदैव 101 से डिवाइड होती है। तो वही आपके ऑप्शन में दिया गया था और यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो इन कुछ चीज़ों को आप याद रखिएगा, यूपीएससी वाले यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं इस प्रकार से, तो हम उसके वीडियो हम अलग से पढ़ेंगे। एक बार जरा इसे कवर हो जाने दीजिए, फिर हम लोग सीसेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार जरा ये पूरी बुक सॉल्व हो जाए, आपका बेस अच्छे से तैयार हो जाए, फिर यूपीएससी के सीसेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हम लोग फिर से पहले चैप्टर से शुरू करेंगे और आपको बताते चलेंगे, या बीच बीच जैसे जैसे मौका मिलेगा, जैसे कोई चैप्टर, हाँ ये ठीक रहेगा, जैसे कोई चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम उसके लास्ट में तो सीसेट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये होगा कि जब पूरा चैप्टर आप गहराई से पढ़े ही होंगे तो सीसेट वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर टिक कर लीजिए 101। हम अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आइए साथियों देखते हैं, अगला प्रश्न लिखा गया है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बस वहाँ पर 2 अंक की संख्याओं को रिपीट किया गया था और यहाँ पर 3 अंक की संख्या को रिपीट किया गया है। बस किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई भी आप गिनती ले लीजिए, चलो 233 लिख लेते हैं, तो इसको 2 बार तुम्हें लिख देना है, फिर से 233 लिख दीजिए। तो ये जो संख्या बनी, तो ये आपको बताना है कि किससे डिवाइड होगी। तो देखो अभी हमने आपको समझाया था कि जब 2 अंक की हो, 2 बार रिपीट हो, तो 101 कर लीजिए। अब ये 3 अंक की है और 2 बार रिपीट है, तो 1001 कर लीजिए, क्योंकि 3 अंक रिपीट हो रहे हैं ना। तो बस यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, बड़े आराम से आप कर लीजिए। अभी जो 3 नियम आपको लिखवाए थे उसमें एक इसको भी बढ़ा लीजिए। अगर कल को ये एक और अंक भी बढ़ा देना तो तुम 1 0 और बढ़ा देना, तो बड़े आराम से आप कर सकते हो, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। हाँ, एक बात और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो 1001 ये जो संख्या बनती है, ये 7 से तो विभाजित होगी ही। जैसे अभी हमने पहला वाला नियम जो लिखवाया था, उसी में एक नियम और बढ़ा लेना कि ये भी संख्या 7, 11 और 13 से सदैव विभाजित होगी। क्योंकि यहाँ से सीसेट वाले क्वेश्चन बनाए हैं तो हम वहाँ डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप जब नियम बना ही रहे हैं तो आप एक नोट बनाकर वहीं पर लिख लीजिएगा, इसको भी मेंशन कर लीजिएगा। ये ध्यान से उतर गया वहाँ पर समझाते समय कि 1001 जो है ये 7, 11 और 13 से भी विभाजित होगा। ठीक, तो इसको आप लिख लीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो देखा दोस्तों, हम लोगों ने 5 टाइप के क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर लिए और हमें उम्मीद है यदि आपने सारे वीडियो क्रम से पढ़े हैं तो फिर आपको इनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और आज हम लोग 6ठा टाइप पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। ठीक, आज हम लोग इसको देखेंगे कैसे क्या है इनके क्वेश्चन। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप चीज़ों को क्रम से आप पढ़ते चले आइए, तब बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। और हम लोग आज इसके आगे की बातचीत करते हैं। तो आइए देखते हैं फिर हम लोग अगला प्रश्न। तो आइए साथियों देखते हैं, इस प्रकार का पहला प्रश्न लिखा हुआ है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर 1 शेष आता है।
जब इस भागफल को 2 से विभाजित किया जाता है तो शेष 1 आता है। यदि आरंभिक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना आएगा। देखो ये क्वेश्चन अब हम लोग अगले टाइप पे पहुंच गए हैं, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट बदला है तो तरीका भी बदलेगा। उसके लिए पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, पर हम तुम्हें एलसीएम मेथड से इसको लगाना बताते हैं, वो सबसे आसान माना जाता है। तो देखो पहले आप इसको बेसिक समझिए। इसमें देखो इन्होंने कहा है कि 3 से भाग देने पर 1 शेष आता है। तो देखो जैसे मान लीजिए कि कोई एक संख्या है, हमको नहीं मालूम वो संख्या कौन सी है, जब इसको हम 3 से भाग देते हैं उस कंडीशन में शेष 1 आता है। यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि 3 का पहाड़ा आप y बार पढ़े होंगे तब ये डिवाइड हुआ होगा। भाई y का पहाड़ा आप कितनी बार, कुछ बार पढ़े होंगे ना, तभी तो इसको डिवाइड कर पाए होंगे। तो मान लेते हैं कि जितनी बार पढ़ते हो वो नीचे लिखते हो, और जो शेष बचा उसको मान लो कि हम लोगों ने यहाँ साइड में लिख दिया है। यहाँ लिख लो या यहाँ लिख लो, जो मर्जी, जहाँ पर आप वहाँ लिख दीजिए। फिर जब आप ये जो संख्या प्राप्त हुई है, मतलब जो भागफल आया है, जितनी बार आपने पहाड़ा पढ़ा वही तो भागफल होता है, उसको अगली बार इन्होंने कहा है कि 2 से भाग दिया जाए, तो फिर से 2 से भाग दिया जाए तो फिर से इन्होंने कहा कि 1 शेष बच रहा है। तो शेष आप इधर लिखते चले जाइए। उस संख्या को हम मान लेते हैं कितनी बार पढ़ा गया होगा वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और जिससे भाग कर रहे हो वो इधर लिखते चले जाओ। अच्छा, जब 2 का पहाड़ा आपने पढ़ा है, 1 शेष आया है, तो कुछ ना कुछ बार तो पढ़ा होगा ना। तो मान लेते हैं उस कंडीशन में आपने z बार पढ़ा होगा। अब देखो ये z जो हमने लिख दिया है, यहाँ पर कम से कम हम 1 लिखें, या हो सकता है कि पूरी तरह डिवाइड हो गया हो। जैसे आपने 2 का पहाड़ा पढ़ा और कितनी बार पढ़ा, तो मिनिमम 1 बार तो आप कह ही सकते हैं ना। तो 1 आप पहले ही लिख लीजिए ना, जिससे सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो हम 1 यहाँ पर मानकर चल सकते हैं कि 2 का पहाड़ा आपने 1 बार पढ़ा, 3 भी मानकर चल सकते हैं, 4 भी मानकर चल सकते हैं, हालांकि यहाँ पर आप 0 मानकर भी चल सकते हैं। ठीक, हो सकता है कि पहाड़ा आपने जैसे 2 को 1 से डिवाइड करना हो, 1 को 2 से डिवाइड करना हो, तो इस कंडीशन में अगर आप 1 बार भी पहाड़ा पढ़ दिए तब तो 2 एकम 2, 1 से ज़्यादा हो जाएगा ना। तो इसमें आपको कहना पड़ेगा कि 2 का पहाड़ा आपने 0 बार पढ़ा, उस कंडीशन में 0, मतलब 2 का पहाड़ा जब आप 0 बार पढ़ेंगे तो 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही तो आएगा। उस कंडीशन में घटाएंगे तो 1, तो आप कह देंगे कि शेष 1 आया है। हमें लगता है कि आप इन बारीकियों को समझ पा रहे होंगे, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप 2 बार कम से कम इन वीडियो को देखिए बैक कर करके, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको आपको जानना ही पड़ेगा, तभी आगे के क्वेश्चन लग पाएंगे, वरना फिर आपको ये दिक्कत करेंगे। ये बहुत पहले से पेपर में पूछे जा रहे हैं। अब इधर तो एग्ज़ाम में, किसी एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं दिखे, पर ये है महत्वपूर्ण, क्योंकि आपको मालूम है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जल्दी नहीं बने होते हैं उनको ये बार बार रिपीट करना शुरू कर देते हैं। जैसे 4-5 साल किसी टाइप के क्वेश्चन आए, फिर उसको रोक दिया, फिर 4-5 साल बाद फिर से उनको रिपीट करना शुरू करते हैं। तो इन प्रश्नों को आपको, हर प्रश्न को आपको गौर करके चलना पड़ेगा। तो हम क्या समझा रहे हैं कि यहाँ पर आप 0 भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, कोई भी संख्या लेकर चल सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। जो 1 मानने पर आएगा वही कुछ भी मानने पर आएगा, पर हम लोग हमेशा 1 मानकर चलेंगे ना, आसानी रहती है। अब हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि इन संख्याओं को प्राप्त करना, पहले इस संख्या को प्राप्त करना, फिर इस, मेन उद्देश्य है कि इस संख्या को प्राप्त कर लिया जाए। ये संख्या जब मिल जाएगी तो इन्होंने कहा है इस मूल संख्या को 6 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा। तो मेन उद्देश्य है इस संख्या को प्राप्त करना, तो हम इसको प्राप्त करने के लिए इसको प्राप्त करेंगे, और इसको प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कुछ मानना पड़ेगा, तो वही हमने कहा आप 1 मानकर चलेंगे। अब देखो अगर ये प्राप्त करना है तो देखो तुमने 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ा है और ये शेष बच गया है, तो याद करो हमने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ की संख्या निकालना है, तो हमने कहा था कि जिसका पहाड़ा पढ़ रहे हो और जितनी बार पढ़ रहे हो उन दोनों को गुणा करा दो और प्लस शेष जोड़ दो। याद आया कुछ? ये कॉन्सेप्ट हम बहुत पढ़ चुके हैं, इससे पहले के प्रश्नों में सब में यही लगाया गया था, वो आपको गौर करना पड़ेगा। जिससे भाग कर रहे हैं उसको, और जितनी बार पहाड़ा पढ़े हैं उसको आपस में गुणा करा दीजिए, और जो शेष बचा है उससे जोड़ दीजिए। यानी जिसका पहाड़ा पढ़ रहे हो उसको और जितनी बार पढ़ रहे हो उसको, दोनों को आपस में गुणा करा दो और शेष जोड़ दो। यानी इन दोनों को गुणा करा के इससे जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर आएगी संख्या, जो होगी वही आ जाएगा हमारा आंसर। देखो 2 एकम 2 प्लस 1, यानी यहाँ पर 3 लिखा होगा, और अगर 3 लिखा होगा, अब जरा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 3 लिखा है तभी तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ोगे और 1 शेष देगा,
बस यही हम आपको समझाना चाह रहे थे। 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे, 2 एकम 2 और 3 था तो 3 से 2 घटाओगे, 1 शेष बच जाएगा। यही हमें करना है। अब अगर ये 3 है और ये संख्या निकालना है तो जरा बताओ, इन दोनों का गुणा प्लस ये, तभी तो ये आ जाएगा। तो 3 त्रिका 9 और 1 ये, तो कितना यहाँ पर हो गया 10, यानी मूल संख्या अब हमको पता हो गई है 10। आइए जरा इसको हम बेहतरीन ढंग से अलग से समझा देते हैं ना। आपको अब ये पता चल गया मूल संख्या कौन सी है 10, तो इसको जरा फिर से हम लोग अलग समझ लेते हैं। तो आइए जरा आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, अब यहाँ पर अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। कोई एक संख्या है जिसको हम 3 से भाग कर रहे हैं, उस कंडीशन में 1 शेष आ रहा है। फिर जो यहाँ पर आया उस संख्या को हम 2 से भाग कर रहे हैं और 1 शेष आ रहा है। हमने कहा यहाँ पर आप सदैव 1 मान लेना। अब ये संख्या निकालना है तो इन दोनों का गुणा प्लस ये, तो 2 एकम 2 और 1 3, ये संख्या आ गई। अब अगर ये संख्या निकालना है तो इन दोनों का गुणा प्लस ये कर लीजिए, तो 3 त्रिका 9 और 1 10, तो ये हमारा आंसर, ये वो संख्या हो गई जो मूल संख्या जो शुरुआत में लेकर चली गई होगी। अब ये कह रहे हैं इस मूल संख्या को किससे भाग कर लिया जाए, 6 से भाग कर लिया जाए तो शेष कितना आएगा। अब इसको भाग कर लीजिए, आप बड़े आराम से जानते हैं 6 एकम 6 और 4 शेष हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो गया। इस तरह से देखो हम बड़े आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वो कॉन्सेप्ट हमने आपको इससे पहले समझा दिया है। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप उसको 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, तो उसमें हम और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए ज़रा देखा जाए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 व 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 व 4 आता है, और जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाता है तब आपको शेषफल बताना है, क्या आएगा। तो देखो सेम पहले जैसा प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बड़े आराम से आपको समझ में आएगा। तो जैसा इन्होंने कहा है वैसा ही हम लोग कर लेते हैं कि कोई एक संख्या है, हमको वो संख्या नहीं मालूम है, उसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक, अपने समझने के लिए। बाकी आपको मालूम है कि हम वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी बड़े आराम से हम समझ जाएंगे। तो इसको इन्होंने कहा है कि पहले 4 से भाग किया जाता है, उस कंडीशन में कितना 1 शेष बचता है, और फिर जब इसे 5 से भाग किया जाता है तो उस कंडीशन में शेष आता है कितना, हाँ 4 शेष आता है, ठीक। जब 4 और 5 से विभाजित करते हैं तो शेष 1 और 4 आता है, ठीक। अब सुनो, देखो हम मान लेते हैं कि 5 का टेबल इन्होंने कम से कम एक बार तो पढ़ा ही होगा ना, ये हम आपको पिछले प्रश्न में भी समझा चुके। कम से कम आप 1 2 3 4 जो मर्जी वो आप मान लो, लेकिन ज़्यादा बड़ी गिनती मानोगे गुणा करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए 1 मान लिया जाता है जिससे आसानी से हम अपने प्रश्न को निकाल सकें। तो 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ो प्लस इतना, तो 5 एकम 5 और 4 जोड़ लिया तो कितना आ गया 9। अब यहाँ की संख्या आ गई, पर हमको तो मूल संख्या निकालना है, क्योंकि अगली बार उस मूल संख्या को 5 और 4 से भाग कराना है। तो ये संख्या निकालने के लिए एक बार फिर से इसका गुणा प्लस ये कर दो, बस यहाँ पर आ जाओगे। तो इस संख्या को निकालने के लिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 4 9 या 36 और 1 37, यानी इस x का मान कितना आ गया 37। अब अगर ये संख्या 37 है और इन्होंने कहा है इस संख्या को पहले आप 5 से भाग करिए और फिर उसको 4 से भाग करिए और बताइए शेष क्या आएगा। तो पहले जब 5 से भाग करेंगे तो आपको मालूम है कितनी बार, तो आप कहेंगे 5 सत्ते 35, और उस कंडीशन में शेष कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2। भाई 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो 2 शेष बच गया क्योंकि 37 लिखा हुआ है। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार, तो आप कहेंगे 4 एकम 4, क्योंकि 2 बार पढ़ देंगे तब तो 8 ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 एकम 4 एक बार पढ़ा और 4 एकम 4, तो उस कंडीशन में शेष कितना बच गया 3। इस तरह से अब आप बताइए कि फिर जब आपने 5 से भाग किया तो शेष कितना बचा 4 2, और जब आप 4 से भाग किया तो उस कंडीशन में शेष कितना बचा 3। तो फिर यही आपका जवाब हो गया, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो गया, 2 और 3। इस तरह से आप बड़े आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें तो समझाना था इसलिए पूरा लिखना पड़ा, वरना आप 2 से 3 सेकंड में आप बढ़िया आराम से निकाल देते, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग आगे अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, वो भी ऐसा ही है, उसको भी आप देख लीजिए, बड़े आराम से आप कर सकते हो। तो देखो अगला प्रश्न दिया गया है, इन्होंने कठिन बनाने का प्रयास किया है, इसमें 3 अंक ले लिए गए हैं, पर आपको डरना नहीं है, आप बड़े आराम से उसी पैटर्न पर इसको लगा सकते हैं। लिखा हुआ है एक संख्या को क्रम से 2 3 व 7 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 1 1 और 6 मिलता है। वैसे ही बना लो फॉर्मेट, पहले ये 2 से डिवाइड करते हैं, कोई एक संख्या है हमें मालूम नहीं, उसको ये पहले 2 से डिवाइड करते हैं, फिर उसी संख्या को
3 से डिवाइड करते हैं, फिर उसी संख्या को 7 से। अच्छा, एक क्रम से किए हैं ना, इसलिए आप ऐसे ही पहले ही सजा लो कि इस तरह इन्होंने भाग किया होगा। और फिर इन्होंने कहा शेष इस कंडीशन में 1, 1 और 6 इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। तो बताना है कि 42 से जब इसे भाग करो तो शेष कितना मिलेगा। तो हमारी प्राथमिकता है कि वो मूल संख्या निकाल पाना जिसको इन्होंने भाग करना शुरू किया था, क्योंकि उसी संख्या को 42 से डिवाइड करना है। तो यही आपको ध्यान रखना होता है। हमने आपको बताया कि 7 का पहाड़ा कम से कम आप एक बार जरूर पढ़ेंगे, आप यहाँ पर 1 लिख लीजिए। अब इन दोनों का गुणा प्लस ये यहाँ पर लिखा जाएगा ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इससे आप भाग कर रहे हैं, भाजक है, इतनी बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं, भागफल है, ये शेषफल, और यहाँ पर जो आएगा वो भाज्य। तो 7 एकम 7 और 6 जोड़ दीजिए तो 13, ये तुम्हारा भाज्य हो गया जिसको हम लेकर चल रहे हैं। 7 एकम 7 और 6 जोड़ लिया तो 13 हो गया। और अब इससे आगे बढ़ना है, यानी यहाँ की संख्या निकालना है, तो ये और ये गुणा करके इसको जोड़ दीजिए, वो यहाँ पर लिख लीजिए। तो 13 तियाँ 39, 39 और 1 40, वो यहाँ पर लिख दिया। अब देखो 2 का पहाड़ा 40 बार आपने पढ़ा होगा, तो 2 का पहाड़ा, अब इसका गुणा प्लस ये, तो 2 का गुणा 40 से कराओगे 80 और 1 81, यानी वो जो मूल संख्या है वो 81 थी जिसको हम लोग लेकर आगे चले थे। अब सुनिए जरा, इस मूल संख्या को 81 को अब हमको डिवाइड करना है किससे, 42 से। तो देखो 42 से डिवाइड करना है और आपको बताना है कि फिर शेष क्या बचेगा। तो आप देखकर बता सकते हैं कि 2 बार अगर आप पहाड़ा पढ़ दिए तब तो 84 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब एक ही बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, और ये हो गया। अब जैसे ही आप इसको घटाएंगे तो 11 से 2 9 और 7 और 3 यानी 39, आपका कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही हो गया। इस तरह से आप बड़े आराम से किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं मात्र कुछ ही सेकंड में। ठीक, जितना बढ़िया आपकी प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी आप कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि सारे क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पे पहुंच जाते हैं। आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। देखो, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। हम लोग 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और लगभग इस टाइप के सारे क्वेश्चन ख़त्म होने के कगार पे हैं। और बीच में हमने एक विभाज्यता के नियम का भी वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। इस पार्ट के बाद विभाज्यता के नियम पर आधारित ही क्वेश्चन चलेंगे। तो यदि आप ये पहले से पढ़े नहीं रहे होंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए उसको पहले ही अपलोड कर दिया था कि आप उसके नोट्स वगैरह बना लीजिए, अच्छे से आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। तो उसको आप अच्छे से कर लीजिए। फिर ये अभी 4-5 क्वेश्चन बचे, इनको आज निपटा दिया जाए, इसके बाद हम लोग अगली क्लास वही विभाज्यता के नियम पर ही पढ़ेंगे। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए कि कहा गया जब किसी संख्या को 56 से भाग देने पर कोई एक संख्या है, हमको नहीं मालूम वो संख्या कौन सी है, पर इन्होंने कहा है इस संख्या को जब हम 56 से भाग देते हैं तो उस कंडीशन में कितना 29 शेष प्राप्त होता है। तो अब ये कह रहे हैं कि बताइए इस संख्या को हम 8 से विभाजित करेंगे तो कितना शेष बचेगा। तो ये जो संख्या है इसको 8 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा, ये हमसे पूछा गया है। अब याद करो, हमने आपको बताया था कि इसको पूरे प्रोसेस से कभी नहीं करते हैं, वो एक लॉन्ग प्रोसेस है और बेवकूफ़ों वाला है, वो सब लोग कर रहे होंगे, तुम अलग होगे, तुम इनको अलग तरह से सॉल्व करो। आपको हमने कहा था कि जो शेष बचे उसी को डिवाइड करके देख लो कितना शेष बच रहा है, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ना। वो रीजन भी हमने आपको समझाया था। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए। तो देखो 29 को आप 8 से डिवाइड करके देख लीजिए कितना शेष बच रहा है, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे 8 त्रिक 24, इस कंडीशन में आपका शेष कितना बच जाएगा 5, यही आपका आंसर है। तो कितना आसान था। आप देखो अपना बी ऑप्शन वही सही ऑप्शन है आपका। तो इस तरह के क्वेश्चन को करना बहुत आसान है, बस जो शेष पहले बचा है उसको आप डिवाइड करके देख लो, क्योंकि जब आप संख्या बनाओगे ना तो उसमें ये आ ही जाएगा, वो कट ही जाएगा। केवल जो शेष बचा है उसी को डिवाइड करके आपको शेष प्राप्त हो जाएगा। हमने पिछले वीडियो में खूब समझा रखा है आपको। तो आइए देखते हैं, हम लोग अगले टाइप पे पहुंच जाते हैं। ये क्वेश्चन बीच में डाल दिया है जबकि इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं था। हम लोग तो अगला टाइप पढ़ रहे हैं, ये पिछले वीडियो के समान, पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पढ़े थे उसके जैसा था, तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। खैर दे दिया, हमने आपको समझा दिया, आप अच्छे समझ गए होंगे। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर। देखो ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है, पर हमने आपको कई बार बताया है एसएससी लैंग्वेज का खेल है। ये क्वेश्चन आप एसएससी के तभी समझ पाएंगे जब आप इनकी लैंग्वेज को पकड़ पाएंगे। अब देखो इसमें उसने घुमाया है,
अब बार बार देते थे, देखो लगातार, क्रमागत ना, अब इन्होंने उत्तरोत्तर, तो ये वर्ड आपको समझने पड़ेंगे। इन सब का मतलब एक होता है कि क्रम से, तो लगातार आपको डिवाइड करना है। कह रहे हैं किसी संख्या को जब 4 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने के बाद, मतलब एक के बाद एक, तो भाग देने पर शेष 2 और 1 बचता है। तो देखो कोई एक संख्या रही होगी, हमको नहीं मालूम, जब हम उसको 4 से भाग देते हैं उस कंडीशन में 2, और जब इसी संख्या को 7 से भाग देते हैं उस कंडीशन में 1 शेष प्राप्त होता है। ये आपसे कहा गया है प्रश्न में। फिर कह रहे हैं यदि उसी संख्या को 28 से भाग दे तो शेष कितना होगा, वो हमको निकालना है। आ जाइए, हमने आपको अभी समझाया था कि यहाँ पर आप कितना कम से कम 1 जरूर मानेंगे। तो 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ो प्लस ये, तो 7 एकम 7 और 1 जोड़ दिए तो 8। अब ये संख्या आ गई, अब यहाँ पर निकालना है, तो इन दोनों का गुणा प्लस ये, तो 4 और 32, 32 और 2, तो आप कहेंगे 34। अब 34 तुम्हारी मूल संख्या आ गई। इसको ये कह रहे हैं 28 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। तो आपको मालूम है 28 एकम 28, और आप जब इसको घटाएंगे तो आप सभी को मालूम है कितना शेष, 6 शेष हो जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आप बड़े आराम से आप चीज़ों को समझते जा रहे होंगे और बड़ी आसानी से आपके आंसर आ रहे होंगे, बस यदि आप सारे वीडियो देखे हैं तो ठीक, और बाकी आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। ऐसे ही हम पूरे क्वेश्चन कर डालेंगे, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप चीज़ों को सीक्वेंस से पढ़ते चले जाइए और बढ़िया क्वेश्चन को उड़ाते चले जाइए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पे पहुंचा जाए। अगला प्रश्न लिखा गया है, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो वह अनिवार्य निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगी। देखो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके ऑप्शन आप देखकर बड़े आराम से उड़ा सकते थे ना। तो देखो ध्यान रखना है कि जब कोई संख्या दे दे और बोले कि इससे विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात करो, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी तुम्हें संख्या बताना है जो इन दोनों से कट जाए। इसका मतलब वो ऐसी संख्या होगी जिसमें ये दोनों मौजूद हों तभी तो कटेंगे। भाई कोई संख्या 11 से कब कटेगी, जब उसमें 11 हो। कोई संख्या 13 से कब कटेगी, जब उसमें 13 हो। तो उस संख्या में ये दोनों संख्याएं होंगी तभी तो कटेगी। होने का मतलब उसके फैक्टर ये हों, उस संख्या के जब आप फैक्टर करो, तोड़ो, तो उनमें ये मिले, वो संख्या डिवाइड होगी। तो फैक्टर आप पहले वाले को देखिए, तो पहले ऑप्शन में इन्होंने जोड़ रखा है, तो जोड़ने पर वो तो 24 बन जाएगा। हाँ 24 बन जाएगा ना, और 24 में तो वो 24 तो 11 से ही नहीं कटता है, और तो हटाओ, है ना। तो इस तरह से पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरे में इन्होंने घटा दिया है 13 में से 11, तो 13 में से 11 तो फिर 2 ही बचेगा, और 2 तो 11 से कभी कटेगा नहीं। इस प्रकार करके आप देखिए, लास्ट वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको तीसरा ऑप्शन ही मिल गया कि 11 और 13, और वो गुणनफल है, इसका मतलब 100% ये संख्या कटेगी, तो अगले पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर जाओगे भी तो देखो उसमें 11 का नियम लगाओ ना, तो 11 का नियम जैसे ही लगाओगे देखो फेल हो जाएगा, क्योंकि विभाज्यता का नियम आप पढ़ चुके हैं। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये डिवाइड होगा या नहीं। तो चेक करना है तो चेक कर लो ना, आपका जवाब तो आ ही गया है ना, कि जो गुणनफल है यानी फैक्टर है, जो उसके फैक्टर 11 और 13 के फैक्टर जिसमें मिल जाएंगे वो है हमारा जवाब हो जाएगा। तो इसका फैक्टर सी में मिल रहा है तो जवाब हो जाएगा। बाकी इसको देखना है 11 से कटेगा कि नहीं, तो हमने आपको बताया था अल्टरनेट अंकों को जोड़ लीजिए, तो 9 और 11 जोड़ेंगे तो 13 बन जाएगा, और जैसे ही आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में देखो 11 शेष आ गया, और 11 शेष आ गया इसका मतलब ये 11 से कटेगा, पर ये 13 से नहीं कटेगा। समझे कि नहीं, 13 से नहीं कटेगा, इसलिए वो हमारा जवाब नहीं होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बड़े आराम से लगाते चले जा रहे होंगे और बढ़िया आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस टाइप को भी समाप्त कर लिया। अब इसके बाद विभाज्यता पर आधारित क्वेश्चन बच रहे हैं, जिसका बेसिक नियम वाला एक वीडियो हमने आपको अपलोड कर दिया है। इस वीडियो के पहले अपलोड किया था, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। विभाज्यता के नियम नाम से वो वीडियो है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। उसमें हमने सारी संख्याओं को विभाजित करने पर कैसे विभाजित किया जाए, उसके नियम क्या है, उस सब बढ़िया डिटेल में जिक्र किया है। तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए, बार बार देख लीजिए, जिससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। फिर हम इसके बाद के क्वेश्चन उस नियम को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगले वीडियो में बातचीत करेंगे, लेकिन यह उम्मीद करते हुए कि आप उस वीडियो को कई बार देख लिए हैं, अच्छे से नोट्स बना लिए हैं और अच्छे से आपको समझ में आ गया है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप बढ़िया वीडियो को सारे देख लीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से मैथ को पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।